So hello my dear students, welcome back to my channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों, this is our second lecture of basic concepts of chemistry. पिछली क्लास में हमने जो बातें करी थी उसका एक फटाफट रिकैप लेते हैं. So what we have done in the previous class, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पर हमने कुछ बहुत बेसिक बातें करी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में. हमने हिस्ट्री के बारे में बात करी कि केमिस्ट्री की आखिर हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, राइट. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को पता है कि वहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसमें कार्बन और कार्बन बॉन्डेड होता है किसी और दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन से, राइट. सो सारी कहानी हमारी शुरू होती है कार्बन के साथ. तो कार्बन की ही हमने कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में बात किया और हाइब्रिडेशन के कुछ फीचर्स जाने, राइट. मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका कैसे बनता है, राइट. अब हम उसी को थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यहाँ पर समझते हैं. देखिए, मेनली जो बीबीटी है वो मैं आपको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगी, ठीक, बट यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ेगी. तो थोड़ा बहुत जितनी हमें नीड है उतना मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो बच्चों, ये जो VBT है, एक्चुअली VBT क्या है और किस तरीके से आखिर इसमें हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये हम डिटेल में जो बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है, जो मैं जल्द ही आपको कवर करवाऊंगी, डोंट वरी. सो अभी के लिए जितनी हमें नीड है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना जान लेते हैं, ठीक है. तो मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया कि sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 या फिर sp क्या होता है, ठीक है. अब एक बार देखते हैं हम कि आखिर ये sp3 हाइब्रिडेशन एग्जैक्टली किस तरीके से बन रहा है, ठीक है. चलो, एक sp3 के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. वही एग्जांपल जो हमने पिछली क्लास में लिया था, याद करिए, दैट वाज मीथेन, है ना. बहुत बेसिक सा एग्जांपल था हमारा CH4 का, ठीक. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मीथेन की. तो बताओ, इस मीथेन में क्या कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. आप सभी को दिख रहा है कि भाई कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना. और आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है. तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, है ना. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये रहा आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके जी. अगर हम इन सब को इलेक्ट्रॉन्स को डब्बों में दिखाएं, बॉक्सेस में दिखाएं, ठीक है, तो अब ये 1s2 तो फिल्ड ही है, तो इसको शो करने की मुझे बार बार जरूरत है नहीं. तो हम यहाँ पर इस 2s से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2, तो इसमें हमारे पास जो px py pz है, यहाँ पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट. लेकिन वही कहानी आ जाएगी ना जो पिछली क्लास में बताई थी. क्या था वो कि यहाँ पर कार्बन बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ठीक, बट यहाँ पर आप देखो कि सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है p में. तो क्या होगा बेसिकली कि ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है. तो अब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप कर जाएगा इधर, ठीक है. तो डायरेक्टली हम इस तरीके से ही दिखाते हैं, चलो, कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है. तो अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे पास सब में p में एक एक इलेक्ट्रॉन है. और ये क्या बन चुके हैं, अब ये बन चुके हैं आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल. पिछली क्लास में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल होती है बराबर, राइट. सो अब मेरे पास क्या है, ये s है ना, और ये हमारे पास क्या है, p3 है ना. तो ये हमारे पास बन चुका है, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3. तो मेरे पास है 1 2 3 4 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं ऑफ इक्वल एनर्जी. क्लियर. अब यहाँ पर जो हमारे पास मीथेन था वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, ठीक है. इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमारी sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल. पिछली क्लास में बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है. तो इसका शेप क्या है हमारा, TD हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए. ओके जी. अब हमने यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में तो बात कर लिया. लेट्स कम टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. तो यहाँ पर अब हम समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. sp2 का एग्जाम्पल लेते हैं. अब मीथेन की जगह मुझे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर C2H4, ठीक है. क्या है ये, 2 कार्बन है. अब ध्यान देना यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है और 2 कार्बन से
4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम एक कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, एक कार्बन की बात करो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करते हो तो अगेन अभी भी हमारा जो मामला है वो सेम है, 1s2 2s2 और 2p2 है, यही है कहानी। ठीक है, तो इनको हम बॉक्सेस में लिखते हैं, तो 1s2 को तो लिखने की खास जरूरत है नहीं, तो 2s2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर है मेरे पास 2p2। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। सेम कहानी अभी भी यही होनी है कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके वहां पहुंचेगा, तो इसको हम पहुंचा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़े से चेंजेस हैं जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। चेंजेस क्या हुए कि अभी तक हम देख रहे थे जब आपके पास सिंपल मीथेन था तो आपके ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपको ये और ये दोनों मिलाकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। कैसे, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिखा, 1 2 3। ठीक है, और sp2 क्यों लिखा, 1 s और 2 p। ठीक है, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। ये वाला बेचारा अकेला क्यों फील कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल आपका 2p ही रहा। ठीक, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। अभी समझ में आएगा इसका रीजन क्या है। हमारे पास है 2 कार्बन, ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ठीक है, हमने लिखा है कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मतलब कि जो एक कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से समझो इस बात को, अभी हमने एक कार्बन की बात करी है और एक कार्बन 1 2 3 3 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा है क्लियर कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो हम इस तरीके से इसकी ओवरलैपिंग्स दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी ओवरलैपिंग दिखा दी भाई कि ये 2 कार्बन कार्बन के बीच में आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ओके, इसके बाद मेरे पास अभी 2 और बचे हैं, मतलब कि एक कार्बन की बात करो तो एक कार्बन ने एक यहां से बनाया है बॉन्ड, एक बनाएगा किसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और दूसरा किसके साथ बनाएगा, दूसरा भी आपका हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कहानी यही सेम होगी कि एक इसने बनाया हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक इसने बनाया यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक कार्बन ने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, 3 sp2 बन गए आपके। ठीक, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा है चारों तरफ। ठीक, लेकिन यहाँ ये 2p है ना, ये 2p क्या है, इस कार्बन का जो आपका p ऑर्बिटल है और इस कार्बन का जो आपका ये 2p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज है जो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में, वो क्या है कि जब भी आपके 2 p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, अगर ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं आपके और ये ओवरलैप करते हैं तो ये ओवरलैप को हम कहते हैं लेटरल ओवरलैप, या फिर आप कहते हो साइड वाइज ओवरलैप। ठीक है, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि आपका ये जो लेटरल ओवरलैप या फिर हम कह सकते हैं साइड वाइज ओवरलैप हुआ है, इससे बनेगा आपका एक पाई बॉन्ड। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, जैसा मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया वैसा ही बना रही हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक यहाँ दिखा दिया CH, ये यहाँ दिखा दिया CH, एक यहाँ दिखा दिया CH, ये दिखा दिया यहाँ पर CH, और कार्बन कार्बन के बीच में आपका एक पाई बॉन्ड भी बन रहा है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, तो यहाँ पर आप इस तरीके से पाई बॉन्ड दिखा दोगे, ये सिग्मा ये पाई, और यही स्ट्रक्चर है आपका किसका, इथीन का। ठीक है, सो दिस इज इथीन। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। चलिए बच्चों, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 में क्या डिफरेंस यहाँ पर आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर ही है तीनों चीजें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। लेट्स सी, अब sp का एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H2। ठीक है, C2H2 का मैंने एग्जांपल ले लिया है इथाइन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मैंने लिया है मीथेन, दिस इज मीथेन, ये क्या है आपका इथीन, और ये क्या है आपका इथाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो है तो कार्बन ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2
2p2। ठीक है, बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो वही सेम कहानी होगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाएगा किसमें, p वाले में। सिमिलर, यहाँ तक कहानी हमारी बिल्कुल सेम है। ठीक, लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन है, ध्यान दीजिए 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन, मतलब एक कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, देखो 2 क्यों लिखा, एक और ये 2 ही है, sp क्यों है, एक s है और ये p वाला है ना। ठीक है, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिल गए। बाकी ये जो बचे ये आपके ये 2p और ये आपका 2p एज इट इज। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। तो अब अगर हम इस तरीके से इसका भी अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो देखो, ये रहा आपके पास एक कार्बन, ये रहा आपके पास एक कार्बन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 sp हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन का पहले तो आप एक सिग्मा बॉन्ड तो दिखाई दोगे। ठीक है, कि इसने आपका यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। ठीक, एक कार्बन 2 बॉन्ड नहीं दिखा सकता है, 2 एटम से बॉन्ड बना सकता है। एक तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, दूसरा क्या बचा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक कार्बन ने एक कार्बन के साथ बनाया, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया। सिमिलरली ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, हो गई कहानी खत्म। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे आपके, तो आपका एक कार्बन ने एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ 2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर दिखा ली है, मतलब 2 बॉन्डिंग्स दिखा लिए हैं। ये भी कार्बन आपका एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ दिखा चुका है। बचा क्या, 2p आपके पास 2 बचे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास px और ये भी px है, ये आपका py और ये py है, तो ये दोनों आपस में लेटरल ओवरलैपिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड बनेगा और ये दोनों आपस में लेटरल या फिर आप कहो साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाएंगे। यहाँ से आपका एक और पाई बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखो, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया आपने। ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, राइट। और आपके पास 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड भी बना दोगे। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है इथाइन का स्ट्रक्चर। अब देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया था कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। तो हमने साफ साफ लिख दिया कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका CH4 जो मीथेन है उसका आपका स्ट्रक्चर, आपका ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड एंगल था वो क्या था, 109.5 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहाँ पर C2H4 की बात करें, इथीन की बात करें, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्रिकल शेप क्या था, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो ईच कार्बन पे जो आपकी ज्योमेट्री आएगी वो आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है आपकी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप आपका ये रहा। अगर हम इथाइन की बात करें तो जहां पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है लीनियर। तो बिल्कुल एक सिंगल लाइन में आपके पास 180 डिग्री एंगल है और ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इन तीनों का जो sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका क्या रिलेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ से या बॉन्ड लेंथ से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इस बारे में चर्चा करते हैं। फटाफट आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब समझते हैं कि अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले तो हम इन तीनों में इनका परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, कि कितना परसेंटेज s कैरेक्टर इनमें प्रेजेंट है। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है sp, एक s एक p। ठीक है, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। इसका मतलब 100% में से 50% आपका s है और 50% आपका p है। ठीक, तो अगर मैं s कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर कितना है आपका 50% s कैरेक्टर है, बिल्कुल। ठीक है, sp2 की अगर हम बात करें तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि s 1 है और p 2 है आपके पास। ठीक है, तो 100% में से अब आपका s का कैरेक्टर कितना हुआ, यहाँ पर s का कैरेक्टर हुआ आपका 33.33%। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप बात करो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम काउंट करते हैं तो 100% में से आपका
S एक ही है और 3 P है, इसका मतलब अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 25% ही S करेक्टर रहता है। ठीक, तो हमने नॉर्मली देख लिया कि भाई कितना किसमें S करेक्टर प्रेजेंट है। अब इस S करेक्टर से क्या फर्क पड़ रहा है हमें? ठीक है, देखो आपका जो S ऑर्बिटल होता है वो होता है आपका स्फेरिकल इन शेप, है ना। S ऑर्बिटल कैसा है? आपका स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, अगर S ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज S करेक्टर होगा, ठीक, उतना ही ज्यादा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, और जितना ज्यादा परसेंटेज S करेक्टर है उतना ही न्यूक्लियस के क्लोज है। अगर न्यूक्लियस के उतना ही पास में है, क्लोज है, इसका मतलब कि उसका जो लेंथ है वो कम हो गया ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज S करेक्टर होगा, ठीक है, परसेंटेज S जितना ज्यादा, ठीक, तो इसका मतलब वो उतना ही न्यूक्लियस के पास में है। न्यूक्लियस के पास में है, इसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया। तो परसेंटेज S करेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? 50% है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पर हम समझ गए कि जब बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जो लेंथ की आप बात कर रहे हो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर शॉर्टर होने वाली है, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक, जितना परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ आपका छोटा होगा ना। 50% से हम 33 पर पहुंचे तो हम कह सकते हैं कि शॉर्टर के बाद यहाँ पर कुछ इसका इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ है। और जब हम 25% पे पहुंचे तो यहाँ पर अब क्या है? आपका परसेंटेज S करेक्टर सबसे कम है। परसेंटेज S करेक्टर जितना कम होगा तो बॉन्ड लेंथ उतना ही आपका अब बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। आगे बात समझ में? ठीक, बॉन्ड लेंथ की कहानी समझ में आ गई। अब बॉन्ड लेंथ से समझते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा आपका वीक होगा। बहुत एक नॉर्मल सा एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक रबर बैंड है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल वाला रबर बैंड होता है ना, आप उसको बीच में से काट लीजिए, ऐसे सीधा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट रबर बैंड हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास अभी रबर बैंड आपने नॉर्मल रिलैक्स्ड फॉर्म में इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका लेंथ आपको दिख रहा है अभी छोटा है। ठीक है, लेंथ छोटा है। क्या आप इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब समझो, बॉन्ड का स्ट्रेंथ, ठीक, कि कितनी आसानी से आप उसको तोड़ सकते हो या कितना मुश्किल से आप उसको तोड़ सकते हो। ठीक है, तो कितना मजबूत है वो, ये हमें देखना है। ठीक, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, ये आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हमने एक रबर बैंड लिया। ठीक है, अभी मेरे पास रबर बैंड नहीं है, ये हमने एक मान लो रबर बैंड लिया और रबर बैंड अभी अपने रिलैक्स स्टेट में है ऐसे। ठीक है, तो अभी जब ये अपना रिलैक्स स्टेट में इस तरीके से है तो इसका लेंथ इतना है। अब मैंने क्या किया? इसको खींचने की कोशिश करी। ठीक है, और मान लो मैंने इसको खींचकर यहां तक इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लेंथ को बढ़ाया है, अब क्या ये उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा? ठीक, मान लीजिए मैंने इसको और खींच के बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ और कम हो गया। अरे भाई, रबर बैंड को आप जितना खींचोगे तो उतना आसानी से वो टूट जाता है ना। जब नॉर्मल स्टेट में है तब तो नहीं टूटेगा, बट जब आप उसको खींच रहे हो तो खींचते 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 एट लास्ट क्या होगा? रबर बैंड टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, लेंथ कम है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आपने लेंथ बढ़ाते गए उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जब सबसे छोटी थी, ठीक है, तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ सबसे अच्छा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। जब इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ है तो हम कह सकते हैं कि भाई इंटरमीडिएट ही स्ट्रेंथ है। ठीक है, और जब हमने लेंथ को सबसे ज्यादा खींच दिया, बढ़ा दिया उसको, ठीक, लेंथ को हमने बढ़ा दिया है, तो वो बहुत आसानी से टूट सकता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका वीकेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको इतनी बात समझ में? इसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से लिख लेते हैं कि जब भी हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी बड़ी होती है? बड़ी है हमारी sp3 हाइब्रिडाइज की। ठीक है, तो sp3 का सबसे ज्यादा, देन sp2, और सबसे लास्ट आता है आपका sp। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे का ठीक अपोजिट। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ठीक अपोजिट आएगा। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखते हैं आप। बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या है? देखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा sp है। ठीक है, sp है, उसके बाद sp2 है, और उसके बाद sp3 है। ठीक, तो ये हमें एक रिलेशन मिल चुका है
बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का इन हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब इसका रिलेशन हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग भी जानना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आखिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, shared pair of electrons towards itself। मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, आपने सुना होगा शायद कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारा जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, और जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, उतना ही उसकी टेंडेंसी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींच सके। ठीक है, मतलब वो अट्रैक्शन शो करे अपनी तरफ। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी कहानी ये है आपकी। ठीक है, अब हमें रिलेट करना है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपल से लिख लेते हैं कि भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी मैं आपको इस बात को प्रूव भी करूंगी कि कैसे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ क्या हमने लिखा है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में कि दोनों अपोजिट बिहेवियर दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंटेजेस की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जितना वो अट्रैक्शन दिखा सके। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, सेम कहानी, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है। ठीक है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर हुआ उसका मतलब कि वो उतना ही न्यूक्लियस के पास है, वो उतना ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और हम वही कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फील करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस के। ठीक, तो दोनों सेम ही कहानी बता रहे हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। आगे बात समझ। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि जो एस ऑर्बिटल है ना, स्फेरिकल इन शेप में होते हैं, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके अट्रैक्टेड हैं न्यूक्लियस की तरफ। सो दोनों हो गए हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें था? बोलो, सबसे ज्यादा था हमारा एसपी में। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा था एसपी में, तो सबसे पहले आएगा हमारा एसपी। एसपी के बाद क्या आएगा? sp2। sp2 के बाद क्या आएगा? लास्ट में आएगा हमारा यहाँ पर sp3। तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख लिया है फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी। अब इन सबको एक कंबाइंड वे में लिखते हैं। मैंने इस पूरे स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको बेसिकली समझाया कि जो आपका sp, sp2, sp3 है उनका क्या रिलेशन है परसेंटेज एस से, क्या रिलेशन है बॉन्ड लेंथ से, क्या रिलेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्लियर है इतनी बात? अब इन सारी बातों को अब हम सम अप करके लिखते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया इतनी बात तो मैं आपको जो बता रही हूं अब उतना सुन लीजिए। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही बॉन्ड लेंथ आपका क्या है? कम है। मतलब परसेंटेज एस और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो परसेंटेज एस और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है,
और हमने देखा कि परसेंटेज है जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। मतलब परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके हिसाब से आप ये सारे ट्रेंड्स अपने आप लिख लोगे। कैसे लिख लोगे अपने आप? अगर आपको इतना सिर्फ पता है, यहाँ पे लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आपको पता है भी परसेंटेज एस करेक्टर एसपी में सबसे ज्यादा, sp2 में थोड़ी कम, sp3 में सबसे कम, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये सारे ऑर्डर्स अपने आप लिख सकते हैं और उतना ही आपके लिए जरूरी है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट्स लगते हैं लेक्चर्स में, ठीक, अगर बाई चांस आपको कोई भी पार्ट थोड़ा समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, बताइएगा, ठीक। जो भी डाउट होते हैं आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहीं पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, और अगर बाय वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ नहीं समझ में आएगा तो अब हम क्या करें, ठीक। आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप बता सकते हो। कोई भी चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना। शायद आपको ये ऊपर वाला पार्ट दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हमने बात करी परसेंटेज एस कैरेक्टर की, ठीक है। ये हमने बात करी है बॉन्ड लेंथ की, और ये है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम बार बार इतना हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं, क्या ये एग्जाम में आता भी है? बिल्कुल आता है। मैं बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे नॉर्मली क्या पूछता है कि आपका कोई भी एक मॉलिक्यूल बनाकर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भाई इसमें जो कार्बन है उसका क्या हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, ठीक। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बता दूं, बहुत इजिली ही आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपसे पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक, आपको क्या चेक करना है कि जो कार्बन है अगर वो अटैच्ड है, अटैच्ड टू 4 एटम्स, ठीक है, अगर वो 4 एटम से अटैच्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा, ठीक है। अगर कार्बन अटैच्ड है 3 एटम्स से तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और अगर कार्बन अटैच्ड है 2 एटम्स से तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे इसके बेसिस पे आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, फटाफट ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो एक कार्बन से आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पर बताओ इस कार्बन से कितने एटम्स अटैच्ड है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 एटम्स अटैच्ड है ना, 3 एटम्स अटैच्ड है, मतलब ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ से 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, 2 ही अटैच्ड है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp हाइब्रिडेशन, ठीक है। आ जाइए इस पर, यहाँ पर क्या है देखो C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से लिखा है CH3 होल ट्वाइस, मतलब इसी कार्बन से आपके पास 2 CH3 जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। सारे कार्बन के आपको हाइब्रिडेशन बतानी है। इस कार्बन से कितने एटम? 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 4 एटम्स जुड़े हैं, इसका मतलब ये है आपका sp3, ठीक है। ये वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है तो ये भी आपका sp3। इस कार्बन की बात करो तो 1 ऑक्सीजन जुड़ा है, 1 कार्बन और 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच, यहाँ पर जो मैंने अटैच लिखा है डायरेक्टली अटैच्ड वाले देखने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 2 3 3 एटम्स है, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp2। आ जाइए इस पर, CH3 है आपके पास, CH3 है, इससे जुड़ा है CH2, इससे जुड़ा है CH2, ठीक। फिर क्या है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड, सबका हाइब्रिडेशन देखेंगे। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 4 है, मतलब sp3 है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 4 हैं, ये भी sp3 है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ये भी sp3। अब इस कार्बन से 1 नाइट्रोजन और 1 कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली,
ठीक है, 2 एटम्स अटैच्ड हैं, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp। ठीक है, तो ये तीनों sp3, ये वाला आपका लास्ट वाला Cn वाला जो कार्बन है वो आपका हो जाएगा sp। ये क्या है C6H6, तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बेंजीन, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, 6 कार्बन बना दिए, अब 6 हाइड्रोजन, तो हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक, हर एक कार्बन से आपका एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा है। क्लियर? और यहां पर आ जाएंगे आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। राइट, अब हमें देखना है सब कार्बन का आपका हाइड्रेशन क्या है। इस कार्बन से देखो क्या क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, एक इधर वाला कार्बन, एक इधर वाला कार्बन। ठीक है, 3 एटम्स जुड़े हैं, मतलब कि दिस इज sp2। और जैसा ये कार्बन नजर आ रहा है आपको, सारे सेम टू सेम ही तो है, इसका मतलब सारे के सारे आपके sp2 ही। ठीक है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2। ठीक, सारे के सारे आपके sp2 हैं, आप लिख लीजिए खुद से। ठीक है, नेक्स्ट पर आगे बढ़े तो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओपन करके लिखें अगर हम इसे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है। ठीक है, 3 एटम्स है, मतलब कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा हाइड्रोजन, 3 एटम्स हैं, अगेन sp2। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 4 एटम्स जुड़े हैं, मतलब कि sp3 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पर आ जाइए, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ये वाला आप खुद से कर लीजिएगा, बताइएगा क्या आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो देखो बच्चों, बार बार हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर जगह हम जो भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, है ना, वहां पर या तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं या तो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना। तो आखिर ये सिग्मा या पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? ठीक है, तो ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपके 2 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर मैं लिखूं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक तो आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है आपका, पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है कि जब भी अगर आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मार्कर है बट आप ऑर्बिटल्स इमेजिन करिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये 2 p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, दोनों p ऑर्बिटल्स है, और ये हेड ऑन, इस तरीके से हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। ठीक, तो जब भी इस टाइप की ओवरलैपिंग होगी तो इसको हम कहेंगे क्या, कि यहां से आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर ये p ऑर्बिटल अगर हम ऐसे लें कि एक ये p ऑर्बिटल आपका ऐसा है, एक ये p ऑर्बिटल आपका ऐसा है। ठीक है, तो यही इसका एक्सिस है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक, और दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही क्या कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम कहेंगे कि यहां से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए, पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो पाई बॉन्ड्स का मतलब हो जाएगा, आपको बता चुकी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, कि अगर 2 आपके पास p ऑर्बिटल हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहां से इनका ओवरलैप नहीं हो रहा। ठीक है, बल्कि अभी ओवरलैप करते हैं यहां से। ठीक है, सो दिस इज नोन एज साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां लिख सकते हैं हम कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे, in such a way that their axes remain parallel and perpendicular to the internuclear axis। आई बात समझ में?
क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, देखो लिखा है कि ऑर्बिटल जो है वो आपके ओवरलैप करते हैं इस तरीके से कि जो उनका एक्सेस है, जो ऑर्बिटल का एक्सेस है वो आपस में तो पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल है, दो पी ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है किसके, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस के, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ये है, इसके ये परपेंडिकुलर है ना, एक्सेस तो ये रहा और पी ऑर्बिटल ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर हुआ ना। आगे बात समझ में, तो जब भी आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा उससे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, जब भी आपके लेटरल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होंगे उससे आपके पाई बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक। अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखें, सिग्मा बॉन्ड जहां पर बन रहा है, ठीक, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से, तो अगर मान लो एक आपके पास एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप करता है, दिस इज एसपी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही है ना, ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही है, ठीक है, तो ये है आपका एसपी ओवरलैपिंग, ठीक। अगर मान लो दो पी ऑर्बिटल हैं लेकिन वो जो ओवरलैप कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर आपका दो एस भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं कि दो एस ऑर्बिटल हो वो इस तरीके से ओवरलैप करें तो ये हो जाएगा आपका एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है, तो यहां से आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी कहानी ये है कि जहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा इसका मतलब वहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, आपके पास एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जहां पर भी पाई बॉन्ड होता है इसका मतलब या तो वो आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सिंगल, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा आपका सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ओके जी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, या फिर अगर पाई बॉन्ड है तो किसमें हम इजीली रोटेशन कर सकते हैं या किसमें रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। पहले देखते हैं हम रोटेशन इन सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक, रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड, रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड। आप मुझे सोच के बताइए कि क्या अगर आपके पास कोई सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या उसको हम रोटेट कर सकते हैं क्या। जैसे अगर एग्जांपल लें कि ये है मेरे पास यहाँ पर CH3 और ये है आपके पास एक सिंगल बॉन्ड और ये है आपका CH3, ठीक है, क्या यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है, आप इमेजिन करिए। सो इसको इमेजिन करके बताइए कि क्या हम इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं क्या। देखो जो मैंने आपको जस्ट बताया कि सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ठीक है, तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके अलोंग ही सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडेड होगी, ठीक है, तो बहुत आसानी से ही अगर कोई सिंगल बॉन्ड है हम इसको रोटेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड as electron density is surrounded along the imaginary line between two carbon न्यूक्लियर, दो कार्बन का जो न्यूक्लियर है ना उसके अलोंग जो हमने एक इमेजिनरी लाइन, एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके अलोंग ही आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सराउंडेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रोटेशन बहुत ही आसानी से हो सकता था। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की बात करें कि क्या रोटेशन इन पाई बॉन्ड पॉसिबल है क्या, रोटेशन इन पाई बॉन्ड पॉसिबल है क्या, अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए अब क्या हम रोटेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर मैंने ले लिया यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब क्या रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर मेरे पास दो पाई बॉन्ड है ना, ये आपका एक सिग्मा और एक पाई, राइट, यहाँ पर आपके पास एक सिग्मा और यहाँ पर आपके पास दो पाई बॉन्ड्स, ये दो पाई बॉन्ड्स, ठीक। अब क्या रोटेशन पॉसिबल है क्या। अब आप खुद देखो कि अगर आपके पास यहाँ पर जब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है लेटरल ओवरलैप से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब वो यहाँ पे कहीं सराउंडेड है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी यहाँ पर सराउंडेड है, ठीक है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ही आप रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ से रोटेशन करने की कोशिश कर रहे हो, भाई सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर है ना, पी ऑर्बिटल जहां पे आपका ओवरलैपिंग कर रहा है वहां पे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है,
आप रोटेशन कर रहे हो यहाँ से, अगर आप इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से इसको अब रोटेट करने की कोशिश करोगे तो क्या ये बॉन्ड रोटेट हो पाएगा? ये टूट जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है, आपको इमेजिन करिए डबल बॉन्ड को अगर आप रोटेट, अगर इस तरीके से डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको अब रोटेट करने की कोशिश करोगे ना, बॉन्ड टूट जाएगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, फ्री रोटेशन इन पाई बॉन्ड is not possible। ठीक है, फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। अगर आप रोटेशन करने की कोशिश करेंगे सो बॉन्ड विल ब्रेक और मॉलिक्यूल ही आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री रोटेशन हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में कर सकते हैं, पाई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज ओनली पॉसिबल। चलिए, अब हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप इस चीज को बार बार नोटिस करोगे कि जहां पर भी पाई बॉन्ड होता है वहां पर किसी भी रिएजेंट का अटैक करना बहुत आसान होता है। इसका मतलब वहां पर वो रिएक्शन बहुत इजीली दिखा सकता है। तो हम कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड है ना, वो एक बेस्ट रिएक्टिव सेंटर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड्स मोस्ट reactive centers in the molecule। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स पाई बॉन्ड्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि मतलब इजीली यहाँ पर रिएक्शन जो है वो हो पाए। वो धीरे धीरे जैसे हम ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज खुद प्रूफ हो जाएगी कि कैसे पाई बॉन्ड्स पर रिएक्शंस इजीली हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो कहानी मैंने बताई ना, कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। बहुत आसान सा ही सवाल आता है, आपको कैसा भी खतरनाक सा कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, ठीक, और आपसे बोल देगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स आप कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो बहुत ईजी सा ही है, बट कुछ क्वेश्चंस फटाफट हम कर लेते हैं कि कैसे हम टोटल सिग्मा बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये रहे कोई क्वेश्चंस आपके सामने, फटाफट आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड से टोटल कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो कितने सिग्मा है हमारे पास, 1 2, ठीक है, 3 और 4 और ये 5, तो 5 तो सिग्मा बॉन्ड है और सिर्फ एक ही हमें पाई बॉन्ड यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड को मैं ब्लैक से कर देती हूँ। ठीक है, तो एक ही मेरे पास पाई बॉन्ड है, बाकी सारे के सारे सिग्मा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां कैलकुलेट करो, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 ही सिग्मा है। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड मेरे पास अब ये 2 बचे हैं। ठीक है, तो 2 मेरे पास पाई बॉन्ड है, ये भी पाई और ये वाला भी पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है C से जुड़ा है H, इससे मेरे पास जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, फिर है कार्बन, फिर है हमारे पास CH2, फिर है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने सिग्मा है, 1, ठीक है, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड्स है। और पाई की अगर हम बात करें तो मेरे पास है यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस अब आप खुद करोगे। तो 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपके हैं होमवर्क। ठीक है, ये अब आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आप इससे पहले भी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन दिया था आपको, उसका भी आंसर, ठीक है, और इस वाले का भी, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर मैं कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 5 6 आपको बताना है कमेंट बॉक्स। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। सो अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की इतनी कहानी समझ लिया कि आपने उसके रोटेशन के बारे में जान लिया। आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो वो भी अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसी ओवरलैपिंग से बनते हैं, राइट। अब हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने का तरीका या फिर हम कह सकते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास कई सारे होते हैं।
ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल सेम है लेकिन मॉलिक्यूल को आप अलग तरीके से लिख सकते हो, कई अलग अलग वेज हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अब जैसे कि बहुत एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खुद का एग्जांपल लूँ या आपका एग्जांपल लूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हैं कोई भी, ठीक, तो अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बन ठन के जाओगे भाई, प्रॉपर अपना शर्ट पैंट जो भी अच्छे से पहनकर ही जाओगे। ठीक है, फॉर्मल कपड़ों में जाओगे। ठीक है, तो आपका स्कूल या कॉलेज में या फिर बाहर आप कह सकते हो कि आपका एक अलग रूप है। ठीक है, घर में अगर आपको देखा जाए तो घर में क्या आप वैसे बन ठन के रहोगे क्या? नहीं, घर में तो नॉर्मल रहते हैं ना भाई, अपने रिलैक्स्ड मोड में एकदम, है ना। तो हो तो आप ही, बट घर में आपको अलग तरीके से देखा जा रहा है और आपको जब आप बाहर हो घर से तो आपको अलग तरीके से देखा जा रहा है। जब आप किसी पार्टी में जा रहे हो, शादी या फंक्शन किसी पार्टी में जा रहे हो, तब आप बिल्कुल ही रेडी होकर जा रहे हो अलग ही वे में, है ना। तो मतलब हो आप एक ही पर्सन बट अलग अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट हो रहे हो, है ना, अलग अलग कंडीशंस में जो भी। तो सेम यहाँ पर कहानी है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से मॉलिक्यूल आपका सेम रहेगा बट उसी मॉलिक्यूल को लिखने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं तरीकों को हमें यहाँ पर समझना है। अब रिप्रेजेंट करने में जो हमारा सबसे पहला तरीका है उसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेकेंड है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, ये चारों जो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेती हूँ और उन्हीं एग्जांपल को मैं इन चारों वे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब जो भी आप यहाँ पर मॉलिक्यूल ले रहे हो ना, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना है, हर एक बॉन्ड आप उसमें दिखाओगे। ठीक है, एवरी बॉन्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ हम 4 एग्जांपल लेते हैं, मानकर चलो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया किसका, एक तो ले लिया हमने इथेन का। ठीक है, इथेन। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर इथीन का, एक एग्जांपल लेंगे हम इथाइन का। ठीक, और एक मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं अल्कोहल। ठीक, अभी डिटेल में हम अल्कोहल क्या होता है बात करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं मान लो एथेनॉल। ठीक है, ये 4 एग्जांपल है और 4 एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। चलो एक साइक्लिक भी ले लेते हैं, तो साइक्लिक मैंने यहाँ पर ले लिया साइक्लोहेक्सेन। ठीक, मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड भी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कि हमें यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है उसका हर एक बॉन्ड, हर एक डैश बहुत प्रॉपर तरीके से दिखाना है। ठीक है ना, तो चलिए इथेन को लिखते हैं। इथेन मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 2 कार्बन है। ठीक है, और ये आपका CH3 है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है और ये आपका CH3 है। तो मैंने यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट किया, हर एक बॉन्ड दिखाया है। ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, हर एक बॉन्ड मेंशन करा है। ठीक है, इथेन को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हमें इथीन बनाना है। इथीन क्या हो जाएगा आपका, इथीन का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो यार। ठीक है, इथेन क्या है आपका C2H6 है। ठीक है, इथीन क्या है हमारा C2H4 है। ठीक है, इथाइन क्या है C2H2 है। ठीक है, इथेनॉल क्या है हमारा मेथ एथ एथेनॉल है ना। तो मेथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन। ठीक है, तो ये है हमारे पास C2H5OH। साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा हमारा यहाँ पर C6H12। यहाँ पर हमने इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है, अब इथीन का बनाएंगे। इथीन क्या है C2H4, तो C2 और H हमने 4 इस तरीके से दिखा दिया।
तो हर एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो, हर एक डबल बॉन्ड डबल डैश से हम मतलब डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आपको सिंगल डैश, डबल डैश या ट्रिपल डैश सब मेंशन करना होता है, ठीक है। इथाइन की अगर हम बात करें तो इथाइन क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथेनॉल की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 OH, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, H12 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, ठीक, 2 इससे जुड़े हैं, 2 इससे जुड़े हैं और 2 जुड़े हैं हमारे इससे। हर एक बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा। तो 6 कार्बन और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं हम कंडेंस्ड फॉर्मूला पर। देखो कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर, अब इतना कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला था कि हर एक बॉन्ड दिखाया, हर एक डैश दिखाया, अब उसको कंडेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बार बार ये डैश ना बनाने पड़े, और जितने छोटे तरीके से आप उसको कंडेंस्ड वे में मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को लिख सको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, CH3 तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया बिना किसी बॉन्ड को दिखाए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम ट्राई करते हैं, ट्राई टू इग्नोर डैशेस, जहां पर जरूरी है भाई वहां तो लिखना पड़ेगा, बट ट्राई टू इग्नोर डैशेस, ठीक है। डैश जो है हमारे सिंगल या डबल वाले, ठीक है, डबल तो दिखाने पड़ेंगे, बट सिंगल जो डैशेस है उसको हम ट्राई करते हैं इग्नोर कर सकें। तो ये मैंने लिख दिया हमारा इथेन। इथीन की बात करें तो हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब भाई डबल बॉन्ड तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ इथाइन है तो यहाँ लिख सकते हैं हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, कंडेंस कर दिया। इथेनॉल है तो हम लिख देंगे इसको CH3 CH2OH, कोई बॉन्ड आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी। साइक्लोहेक्सेन को हम बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं, और ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, सॉरी बना दिया हमने साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला में। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख लिया है यहाँ पर पेंटेनॉल, ठीक है। तो पेंटेनॉल आपको पता है क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं, ठीक है, तो पेंटेनॉल में आपके पास CH3 है, ये हम लिख रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो CH3, फिर मेरे पास 5 कार्बन एटम है, एक हो चुका है तो ये हो जाएगा दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट, ये है हमारा फिफ्थ, और इससे जुड़ा है हमारा OH। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, CH3 फिर CH2 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 CH2OH, राइट। अब इसका अगर मुझे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो कंडेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि जितना स्मॉलेस्ट यूनिट में इसको कर सकूं, है ना। तो जो रिपीटेड यूनिट होती है ना, जो बार बार रिपीट होती है, हम उसको भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो पहला CH3 है तो मैंने क्या किया, नॉर्मल लिख दिया CH3। अब CH2 मेरे पास यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि CH2 होल 4, मतलब CH2 4 बार रिपीट हो रहा है और उसके बाद आगे है आपका OH, ठीक है। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला में आप रिपीटेड यूनिट्स जो होते हैं उसको भी आप होल 4 6 जो भी है वो एज इट इज लगा दो आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे थर्ड रिप्रेजेंटेशन पर। थर्ड रिप्रेजेंटेशन है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे चलकर जब हम ऑर्गेनिक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो मैक्सिमम टाइम हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये सबसे इजीएस्ट है टू रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हम बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कार्बन या फिर हाइड्रोजन को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। हम कार्बन हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ लाइन्स बनाएंगे, ठीक है, और लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगे किसको, बॉन्ड्स को। तो हमने लिखा कार्बन हाइड्रोजन को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक, दे आर नॉट शोन, and lines represent कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, एंड लाइन जंक्शंस, जो जंक्शंस होंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कार्बन एटम को, ठीक है।
अगर एक लाइन बना रहे हो आप तो लाइन बताता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, और जो लाइन का जंक्शन है, जैसे ये एक हमारी लाइन बना दी तो ये जंक्शन और ये जंक्शन ये बताता है कार्बन। ठीक है, अब जहां कार्बन आपने बना दिया तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए आपके पास जितने भी स्पेस बच रहा है वो आपका हाइड्रोजन वहां पर आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये है मेनली हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां पर हम कार्बन हाइड्रोजन को ना लिखकर हम सिर्फ लाइंस लिखते हैं, और अगर आपके पास एक लॉन्ग चेन है तो लाइंस को हम जिगजैग फैशन में लिखेंगे। ठीक है, तो लाइंस रिप्रेजेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड, लाइन जंक्शन रिप्रेजेंट करती है कार्बन एटम्स, और लाइंस को हम एक जिगजैग फैशन में लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो लाइंस लिखेंगे हम एक जिगजैग फैशन में। ठीक, अच्छा एक और चीज आ जाएगी, अगर कार्बन और हाइड्रोजन ही है तब तो कहानी सिंपल थी, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और आपके एटम्स आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो उन्हें हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास अदर एटम्स आ जाएं, ठीक है, अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब जैसे हमने बाकी जितने भी आपके एग्जाम्पल्स थे हमने उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से देखा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से देखा, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। सबसे पहले मैंने लिखा है CH3 तो हम सिंपल से एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, तो ये हमारा कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ये लाइन। ठीक है, और ये जो जंक्शन है वो दोनों कार्बन हो गए। ठीक है, और जो हमारे टर्मिनल पोजीशन पे ये कार्बन है, तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन एक कार्बन से तो जुड़ा है, और यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन ही होंगे, तो ये अंडरस्टूड वाली बात है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ये एल्कीन। ठीक है, तो ये हमने इथीन को ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, 2 कार्बन, हाइड्रोजन हमें शो नहीं करना, वो अंडरस्टूड वाली बात होगी। ठीक है, इथाइन, तो इथाइन को सिंपली हम यहाँ पर ये बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है CH3CH2OH। ठीक, एथेनॉल दे रखा है, तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, 2 कार्बन आ गए, और 2 कार्बन के बाद आपके पास एक OH भी है, तो OH तो मेंशन करना पड़ता है। ठीक, मैंने बता दिया आपको। बाकी का ये आपका CH3, आपका CH2, ये OH, तो जो टर्मिनल पोजीशन पे होता है ना वो ऑलवेज आपका CH3 है। ठीक, टर्मिनल पोजीशन वाला कार्बन आपका ऑलवेज CH3 है, और जो बीच में आ जाता है वो आपका ऑलवेज CH2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो, इस तरीके से हमने ये 1 2 3 4 5 6 लो, ये साइक्लोहेक्सेन भी बना दिया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है CH3CH2 इसको आप कैसे बनाओगे, एक तो CH3 है, ठीक है, ये वाला मेरा CH3 हो गया। ठीक, अब CH2 मेरे पास 4 है, तो ये एक CH2 बन चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये बन जाएगा आपका OH। तो ये मैंने इस पेंटेनॉल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना दिया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस और बॉन्ड लाइन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मॉलिक्यूल सेम है एकदम, है ना, इंसान वही है, अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर है। अब जो हमारा फोर्थ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्योंकि थोड़ा अलग है तो हमें इसको अलग से समझना पड़ेगा, इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम 3D रिप्रेजेंटेशन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, समझते हैं हमारा लास्ट रिप्रेजेंटेशन जो कि है 3D रिप्रेजेंटेशन। तो नाम से समझ में आ रहा है 3D मतलब क्या, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है उसको हमें 3 डायमेंशनली, तीनों डायमेंशंस में दिखाना है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ और मैं समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है किसका, CH4 का, जो हम बार बार यहाँ पर अभी तक लिख रहे हैं। अभी तक मैंने जितनी बार भी CH4 लिखा है मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, मैंने हर एक बॉन्ड ऐसा ही बनाया, लेकिन जब मैं इस CH4 को रियल में देखूं कि भाई हम इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं ना, तो टेट्राहेड्रल आखिर होता कैसा है, देखिए ध्यान से एक बार। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक प्लेन है तो फोन कोई बात नहीं, ये मेरा एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है पेपर का। ठीक है, दिस इज प्लेन ऑफ पेपर। अब इस प्लेन में ही मेरे पास यहाँ पर कार्बन है, ठीक, एक ऊपर वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है ना, इसमें से ये एक हाइड्रोजन जो है ना वो इस तरीके से आपकी तरफ है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और एक कार्बन जो है ना वो इस तरीके से मेरी तरफ है, पीछे की तरफ। ठीक है, ये जो है मेरे पास ये पीछे हो ही नहीं रहा
इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन है ना, वो आपकी तरफ है, ठीक है, वो इस प्लेन में नहीं है, वो है आपकी तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन है, पहली बात, ठीक है। और आप क्या है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, इट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, पेपर के प्लेन के आउट ऑफ है, इन द प्लेन ऑफ पेपर नहीं है, पेपर के प्लेन में नहीं है, आउट है, बाहर, ठीक है। और किससे, कैसे, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हैं तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज ऐसे, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इस तरीके से, और इसको हम कहते हैं सॉलिड वेज, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉलिड वेज। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि देखो हमने जो सॉलिड वेज बनाया है वो ऐसे बनाया है, ठीक है, मतलब एक साइड से एक पॉइंटेड पार्ट है और एक साइड से ये आपका ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड, ठीक है। तो जब भी हम ये सॉलिड वेज बनाते हैं, आप ऑलवेज ध्यान रखना कि जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर वाली साइड है ना, ये जो बॉन्ड मैंने ऐसे बनाया तो ये आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स है, ये वाला एंड हमेशा ब्रॉड होगा, ठीक है, और ये वाला एंड हमेशा आपका पॉइंटेड होगा। तो हमेशा सॉलिड वेज ऐसे ही बनाओ, ऐसे मत बना देना, ऐसे उल्टा मत कर देना, यूं मत बना देना, ठीक है, इट विल बी रॉन्ग। चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा सॉलिड वेज जो कि है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और हम कह सकते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये था हमारा इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इस प्लेन में क्या क्या आ रहा है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और दूसरा वाला हाइड्रोजन। तो हम कह लेते हैं कि भाई ये कार्बन और ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ये जो है हमारा, ये है इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर के प्लेन में ही है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो जैसा हमारा पेपर है उसी प्लेन में हमारा ये आ रहा है, बट ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया, वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर चला गया। बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कैसे होता है, ये हमारा प्लेन था, बट बचा हुआ हाइड्रोजन अब इसके ठीक पीछे की साइड है, दिख रहा है क्या, ऐसे करके देखो, अब दिखा, ठीक है, तो ये इसके जस्ट ठीक पीछे है, तो है तो ये भी आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन में नहीं है ना, है तो आउट ऑफ द प्लेन, लेकिन अब ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर नहीं है ना, आप ऑब्जर्वर हो, ये आपकी तरफ नहीं है, ये तो मेरी तरफ आ गया है ना, ये तो पीछे आ गया है, तो ये हम कहेंगे बिहाइंड द ऑब्जर्वर, या फिर आप कह सकते हो क्या, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आप लिखिए, इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डैश लाइन से, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डैश लाइन से। सो दिस इज डैश्ड वेज। ये कैसा है, ये भी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आप हैं, आपसे दूर है, ठीक है, पीछे की साइड था, तो ये हो गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो आपको इतनी बात समझ में आई, 3D रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हम तीनों डायमेंशंस में देख रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन में टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी, और बिहाइंड द ऑब्जर्वर, या फिर आप कह सकते हो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट लगते हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट आज की क्लास में या इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी, अगर कोई भी छोटी मोटी बात भी अगर आपको नहीं समझ में आई है ना, अगर छोटा भी डाउट आपके मन में आता है ना, तो आप प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर, ठीक है, आराम से बिना किसी प्रेशर के आराम से कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए और मैं पक्का ही उसका आंसर करूंगी, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछिए, आई विल श्योरली आंसर, ठीक। अगर आपको वहाँ टेक्स्ट में समझ नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगी आपको की जो नेक्स्ट क्लास होगी आपके वो डाउट्स लेके मैं प्रॉपरली एक बार फिर से समझा दूंगी, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में भी हमने काफी कुछ सीखा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं अभी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो हम सीख रहे हैं, बट यही छोटी बातें ना आगे जाके बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो और कोई भी आपको एक सिंगल डाउट भी ना हो इन क्लासेस के बाद, ठीक है। जो भी होमवर्क मैंने आज की क्लास में दिया है उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, ठीक है, सही हो गलत हो कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, बट प्लीज आंसर जरूर करिएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और लेक्चर आपका बचा है,
ठीक है, तो एक और लेक्चर होगा, फिर जाके आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, देन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एक भी लेक्चर देखिए मिस मत करिएगा। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि ऑर्गेनिक इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आप जो है आप 2 लेक्चर छोड़ के स्टार्टिंग के तीसरा देखो और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना। ठीक, मैं बार बार यही कह रही हूँ आपसे, प्लीज स्टार्टिंग से 1 2 3 जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप लेक्चर्स देखिए, और मेरी गारंटी है कि आपको ऑर्गेनिक बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक, कोई भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आंसर दूंगी फॉर श्योर। चलिए बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।